नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम जो निरंतर जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जर्मनी के एकीकरण के तहत 3 स्टेपों के माध्यम से जो जर्मनी का एकीकरण होता है, 3 चरण मुख्यतः होते हैं, जिसके तहत 3 युद्ध होते हैं। जिसमें प्रथम युद्ध जो डेनमार्क से होता है, ऑस्ट्रिया प्रशा की संयुक्त सेना और डेनमार्क के मध्य होता है। उसके पश्चात दूसरा युद्ध जो सेडोवा का युद्ध होता है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य होता है 1866 ईस्वी में। इसके पश्चात जो तीसरा और अंतिम युद्ध 1870 ईस्वी में कौन सा होता है, सीडान का युद्ध होता है, जिसे सेडान का युद्ध भी आप कह सकते हो। इस युद्ध के पश्चात जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। और जर्मनी का एकीकरण जो बात की जाए, बिस्मार्क जो प्रशा का चांसलर प्रधानमंत्री, जो प्रशा का सम्राट विलियम प्रथम होता है, उसका प्रधानमंत्री होता है, उसके द्वारा लोहे और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए उसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। तो आज हम मुख्यतः जो सीडान के युद्ध के कारणों का हमने जिक्र किया था, उसके तहत जो तात्कालिक कारण और सीडान के युद्ध के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए सीडान का युद्ध किस किस के मध्य होता है, तो ये सीडान का युद्ध होता है प्रशा और फ्रांस के मध्य। फ्रांस का सम्राट कौन होता है, विलियम तृतीय होता है। और प्रशा का सम्राट कौन होता है, फ्रांस का सम्राट कौन होता है, नेपोलियन तृतीय होता है। और प्रशा का सम्राट कौन होता है, विलियम प्रथम होता है। उस वक्त बात की जाए, जैसा कि पहले से जो फ्रांस जो प्रशा से ईर्ष्या करने लग गया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया को पराजित करने के पश्चात यूरोप की शक्तिशाली सेना बन जाती है प्रशा की सेना, और यूरोप में महाशक्ति बनकर जो उभर कर आती है प्रशा। और अपने निकट पड़ोसी के इतना शक्तिशाली हो जाना किसी राज्य को स्वाभाविक तौर से अच्छा नहीं लगा। इसी तरह से फ्रांस भी ईर्ष्या करने लगता है, और फ्रांस को इसने धोखा भी दे दिया था। जो बात की जाए, जो बेल्जियम और उसके राइन संघ क्षेत्र देने का वादा किया था बिस्मार्क ने, बिस्मार्क उस वादे से मुकर जाता है। तो ऐसा भी और इस तरीके से माहौल बने। अब तात्कालीन कारण क्या होता है, जो तुरंत जो मुख्य कारण की बात की जाए, जिस कारण जो इनके मध्य युद्ध होता है, स्पेन में एक उत्तराधिकारी विवाद होता है। स्पेन जो किसका, फ्रांस का पड़ोसी अगर बात की जाए, उसमें उत्तराधिकारी विवाद होता है। उस विवाद के दौरान वहाँ की रानी होती है, उसको वहाँ के लोगों के द्वारा निर्वासित, फ्रांस में क्रांति हो जाती है अगर बात की जाए तो 1868 ईस्वी में, 1868 में। और वहाँ की जो रानी है इजाबेला सेकंड को निर्वासित कर दिया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। अब उसको भगाने के पश्चात क्या किया जाता है, फ्रांस के लोगों के द्वारा जो प्रशा का सम्राट विलियम प्रथम है, उसके निकट संबंधी जो लियोपाल्ड नामक राजकुमार होता है, उसको आमंत्रित किया जाता है स्पेन का राजा बनने के लिए, स्पेन का शासक बनने के लिए। अब ये परिस्थितियां प्रशा के सामने भी जो विकटकारी होती है, शुरुआती तौर में आनाकानी के पश्चात बिस्मार्क यही चाहता था कि स्पेन में क्या हो, प्रशा का हस्तक्षेप और प्रशा का अधिकार हो। ये बिस्मार्क के लिए अच्छा अवसर था। बिस्मार्क ने इसके लिए दबाव बनाया, और उसी दौरान जो बात की जाए, लियोपाल्ड जो राजकुमार है, विलियम प्रथम का निकट संबंधी है, उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, स्वीकृति दे दी जाती है इस बात को कि मैं ठीक है स्पेन का शासक बनने के लिए तैयार हूँ। अब ये जैसे ही बात पता चलती है किसको, फ्रांस को पता चलती है, पेरिस में ये बात पता चलती है, तो फ्रांस के लोग आग बबूला हो जाते। फ्रांस का शासक भी गुस्सा करता है कि ये इसको पता था, अगर स्पेन तक इसकी पहुंच हो गई, किसकी, जो प्रशा की, और इसका हस्तक्षेप यहाँ तक हो जाए, दोनों तरफ से ये जो घिर जाएगा, और इससे क्या होगा, प्रशा और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो अब इस वक्त इन दोनों के बीच में जो तनाव और बढ़ जाता है, और इन दोनों के बीच में जो ठन जाती है। इसी दौरान क्या वाकया होता है, अब जो वहाँ का विदेश मंत्री है नेपोलियन तृतीय, यानी कि फ्रांस का जो विदेश मंत्री है, जो ग्रेमा नामक विदेश मंत्री होता है, इसके द्वारा एक दूत भेजा जाता है, तुरंत दूत भेजेगा, प्रशा पहुँचता दूत, और प्रशा पहुँचने के पश्चात विलियम प्रथम से बातचीत करता है, और ये विरोध प्रकट करता है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बोले स्पेन के उत्तराधिकार पे आप बिल्कुल दावा नहीं करोगे, और स्पेन के उत्तराधिकारी संघर्ष में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे। अब ये बात कही जाती है किसको, विलियम प्रथम को कही जाती है। अब विलियम प्रथम भी जो यहाँ बात की जाए तो धर्म संकट में पड़ जाता है। उसी दौरान बिस्मार्क तो ये चाहता था कि ये क्या हो, इसके द्वारा जो विलियम प्रथम के द्वारा जो इस राजदूत को मना कर दिया जाए, और स्पेन पे जो उत्तराधिकारी जो लियोपाल्ड को उनके द्वारा आमंत्रित किया गया है, किसके द्वारा, स्पेन के लोगों के द्वारा। तो ये चाहता था कि स्पेन का शासक लियोपोल्ड बन जाए बिस्मार्क, लेकिन अब विलियम प्रथम की वजह से विलियम प्रथम जो यहाँ पीछे खिसक जाता है बिस्मार्क के चाहते हुए भी,
तो उस वक्त जो विलियम प्रथम के द्वारा इस लियोपोल्ड को सलाह दी जाती है कि तुम अपना नाम यहाँ से वापस ले लो, तुम्हें स्पेन का शासक नहीं बनना है। अब ये बात जो लियोपोल्ड को कह दी जाती है और लियोपोल्ड के पिता के द्वारा उसकी तरफ से घोषणा कर दी जाती है कि जो लियोपोल्ड के द्वारा जो स्पेन का शासक बनने की स्वीकृति दी गई थी वह अपनी स्वीकृति को वापस लेता है। तो यहाँ जो स्पेन पे शासक बनने का जो बात की जाए, ये लियोपोल्ड को आमंत्रण था, उसको उसके द्वारा मना कर दिया जाता है लियोपोल्ड के द्वारा। अब फ्रांस यहीं तक नहीं रुकता है, अब इसका जो ग्रेमा का राजदूत होता है एक, जिसका नाम क्या होता है, बेनेदिती, ये बेनेदिती राजकुमार होता है। अब ये बेनेदिती ने कहा, बोले ठीक है आपने नाम ले लिया तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी वादा करो, मुझे लिखित में चाहिए, बोले ये भी बात लिख के दो, अगर ऐसी बात कभी आगे जाकर भविष्य में हुई तो आप बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे और बीच में जाके नहीं पढ़ोगे स्पेन में। तो उसी दौरान जो ये बात कही जाती है, इसको धमकाया जाता है विलियम प्रथम को अगर बात की जाए, और कहा जाता है कि ये लिखित में चाहिए हमको, ऐसे वैसे बात नहीं, मौखिक नहीं चलेगा। ये बातें जो इन दोनों के बीच में, बेनेदिती और विलियम प्रथम के बीच में कहाँ होती है, एम्स नगर होता है, उसमें होती है। तो ये जो एम्स की बातचीत भी कहलाती है अगर बात की जाए, एम्स का तार भी इसे कहा जाता है। एम्स का तार कैसे कहा जाता है, अब इन दोनों के बीच में बात हुई, विलियम प्रथम ने बस इतना कह दिया, ठीक है आप यही चाहते हो कि जो स्पेन का शासक है, जो बात की जाए इनके द्वारा, जो स्पेन के लोगों के द्वारा इसे लियोपोल्ड को आमंत्रित किया, ये स्पेन का शासक नहीं बने, कोई बात नहीं, ये स्पेन का शासक नहीं बनेगा, इतनी बात कह दी जाती। लेकिन यहाँ इनके द्वारा, फ्रांस के राजदूत के द्वारा जो थोड़ा कड़ा रवैया दिखाया जाता है, सख्त रवैया दिखाया जाता है। अब ये जो क्या करे, बिस्मार्क भी चाहता था कि विलियम प्रथम मना कर दे, लेकिन विलियम प्रथम नहीं कर पाया मना, और बिस्मार्क के भी इरादे थे। बिस्मार्क ने वैसे भी, जो आपको पता है पहले ही कहा था कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करने के लिए जो प्रसा और जो फ्रांस का युद्ध होना जरूरी है, इसके बगैर नहीं होगा, ये परिस्थितियां वैसे ही पैदा हो रखी थी। अब ये जो अपमानजनक व्यवहार किया गया अगर बात की जाए तो राजदूत के द्वारा, तो जो एम्स नगर में जो बातचीत होती है किसके मध्य, जो यहाँ बेनेदिती राजदूत है, किसका, ग्रेमा का, जो फ्रांस का राजदूत है ये आया इसके, और विलियम प्रथम जो प्रशा का शासक है। और इस बातचीत का विवरण है जो बात की जाए तार के माध्यम से बिस्मार्क को भेज देता है, कौन, विलियम प्रथम प्रशा का शासक। इसीलिए ये क्या कहलाता है, एम्स का तार कहलाता है, क्योंकि एम्स नगर में बातचीत होती है यहीं से। अब जैसे ही बिस्मार्क पड़ता है, बिस्मार्क भी जो निराश हो जाता है कि राजा ने समझौता कर लिया, और अब इसी दौरान जो बात की जाए तो क्या होगा, समझौता इनके मध्य हो गया और लियोपोल्ड स्पेन का शासक नहीं बन सकता। अब अचानक से इसके दिमाग में जो एक युक्ति, एक उपाय सूझ जाता है इसको कि ऐसे बात को हाथ से थोड़ी जाने देंगे। और क्योंकि बिस्मार्क तो ये चाहता था, बहुत ही बड़ा जो कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था, ये चाहता था इन दोनों के मध्य क्या होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, प्रशा और फ्रांस के मध्य। इसको एक उपाय सूझा, इसने क्या किया, उस जो तार जो इसने भेजा है, किसने, जो विलियम प्रथम ने, उस तार को संक्षिप्त रूप में जो समाचार पत्र उसमें प्रकाशित करवा दिया जाए। अब इस तरीके से प्रकाशित करवाया जाता है कि अगर फ्रांस वाला कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको लगता है कि प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम के द्वारा जो इस फ्रांस के राजदूत बेनेदिती का क्या कर दिया गया, अपमान कर दिया गया। अगर कोई प्रशा का नागरिक पढ़ रहा है तो उसे लगता है कि जो फ्रांस के जो राजदूत बेनेदिती के द्वारा जो प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम का क्या किया गया, अपमान किया गया। इस तरफ से दोनों तरफ से जनता आग बबूला हो जाती है। और तुम देखोगे पेरिस में भी जो आवाज़ उठती है, पेरिस में जो प्रशा के विरुद्ध युद्ध करने की, यानी फ्रांस के लोगों के द्वारा मांग की जाती है कि प्रशा के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया जाता है। वैसे भी जो बात की जाए, इनके संबंधों में तनाव था और इसको चिंगारी दे दी जाती है इस विवाद के द्वारा। तो इसी दौरान जो क्या कर दिया जाता है, जो फ्रांस के द्वारा 15 जुलाई 1870 ईस्वी को जो क्या कर दिया जाता है, इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा, प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा फ्रांस के द्वारा कर दी जाती है। अब इस युद्ध में इसको उम्मीद थी फ्रांस को कि इटली वगैरह है जो हमारा साथ दे देंगे, और बात की जाए ऑस्ट्रिया भी हमारा साथ देगा। और जो दक्षिण जर्मनी के राज्य हैं, जो अभी तक बात की जाए उत्तर जर्मनी संघ की उपेक्षा कर रहे थे और उसमें शामिल नहीं होते, उन राज्यों से मिलती, लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त इसको किसी की सहायता नहीं मिल पाती है। और फ्रांस पूर्णतः जो युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। और अगर बात की जाए इसकी बजाय प्रशा इसकी तुलना में काफ़ी युद्ध के लिए बेहतर स्थिति में था और तैयार था। इसी दौरान जो फ्रांस के द्वारा क्या कर दी गई, प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है 1870 ईस्वी में। अब इन दोनों के मध्य कई मोर्चों पर युद्ध होता है। उसी दौरान जो देखने को मिलता है
है कि प्रशा की सेना जो काफ़ी जो शक्तिशाली और हावी होती है और फ्रांस की सेना को कई मोर्चों पे उसके द्वारा पराजित किया जाता है। उसके पश्चात जो अंतिम लड़ाई होती है, बात की जाए 4 सितंबर 1870 को जो सितंबर 1870 इसमें सीडान नामक स्थान पे होती है। इसीलिए ये युद्ध क्या कहलाता है, सीडान का युद्ध। जो सेडवा नामक स्थान पे होती है तो वो सेडवा युद्ध कहलाया। उसके अलावा ये सीडान नामक स्थान पे होती है सीडान क्षेत्र में, तो ये सीडान का युद्ध कहलाता है। और ये अंतिम और निर्णायक लड़ाई होती है जिसमें प्रशा की सेना के द्वारा जो फ्रांस की सेना को पराजित कर दिया जाता है और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो अपने 83,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। अब इसने नेपोलियन तृतीय ने जो हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया जाता है। यहीं युद्ध नहीं रुक जाता है। अब इस बात का पता चलता है फ्रांस में, पेरिस में पता चलता है कि नेपोलियन तृतीय ने सरेंडर कर दिया, तो वहाँ फ्रांस में पुनः क्रांति हो जाती है और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। फ्रांस में तो उठापटक पहले से ही चल रही है, तुम देखोगे 1789 ईस्वी से जो क्रांति का दौर शुरू होता है वो चलता ही रहता है। उसी दौरान जो नेपोलियन बोनापार्ट भी आता है, तो ये उठापटक चल रही थी। अब जो गणतंत्र की स्थापना करके एक राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार का गठन किया जाता है वहाँ पे फ्रांस में। अब इस राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि युद्ध को हम जारी रखेंगे। नेपोलियन ने सरेंडर कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, तो युद्ध जारी इनके द्वारा रखा जाता है। और कुछ समय पश्चात जो हम देखते हैं प्रशा की सेना आगे बढ़ते बढ़ते जर्मन की सेना जो पेरिस तक पहुँच जाती है। पेरिस जो राजधानी होती है फ्रांस की, जो मुख्य नगर है, वहाँ तक पहुँच जाती है। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार है जो इनके बीच में, और युद्ध को रोकने के लिए जो युद्ध विराम के लिए समझौता होता है और इनके द्वारा जो समझौता और संधि की जाती है, जिसके तहत उसी दौरान बिस्मार्क के द्वारा जो जर्मन राज्य की स्थापना कर दी जाती है। जो दक्षिण जर्मनी बाकी बचा हुआ था, जो जुड़ा हुआ नहीं था, जर्मन राज्य की स्थापना कर दी जाती है। और उसके पश्चात जो फ्रैंकफर्ट की संधि इन दोनों के मध्य होती है, बात की जाए प्रशा और फ्रांस के मध्य, ये युद्ध के पश्चात होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जो सीडान के युद्ध के बारे में चर्चा की है। सीडान के युद्ध जो अंतिम युद्ध होता है, इसके तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। ये युद्ध किसके मध्य होता है, प्रशा और फ्रांस के मध्य होता है। किस तरीके से जो बात की जाए, स्पेन का उत्तराधिकारी जो विवाद है, इसका तात्कालिक कारण होता है। और उसके पश्चात हमने देखा कि बिस्मार्क के द्वारा अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए और जो परिस्थितियाँ पैदा कर दी जाती है, जिस तार का विवरण उसके द्वारा जो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है, जिससे युद्ध की घोषणा जो फ्रांस के द्वारा प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि नेपोलियन तृतीय, हाँ, जो फ्रांस का सम्राट होता है, उसके द्वारा जो आत्मसमर्पण कर दिया जाता है 83,000 सैनिकों के साथ। उसके पश्चात जो फ्रांस में क्या होता है, गणतंत्र की स्थापना हो जाती है क्रांति होते हुए, और राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार का गठन होता है। उसके द्वारा कुछ समय के लिए युद्ध रखा जाता है और अंततः उसके द्वारा युद्ध विराम के लिए जो समझौता कर लिया जाता है। उसी दौरान बिस्मार्क के द्वारा जो जर्मनी राज्यों का संघ बना दिया जाता है, पूर्ण जर्मनी राज्य की स्थापना कर दी जाती है दक्षिणी जर्मनी के राज्यों को जोड़ते हुए। और उसके पश्चात इनके मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। अब जो बिस्मार्क जर्मन राज्य की स्थापना और इस फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो और भी किसी तरह की सुझाव और राय हो तो वो भी आमंत्रित है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।